बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा पहला जो काम है वो ये है कि हम आज से हमारी एक नई सीरीज़ शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है नाइन्थ फिज़िक्स। इस सीरीज़ में हम शुरुआत से इसको लेकर चलेंगे। इसे शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर दूं। ये बिल्कुल भी मुश्किल बुक नहीं है और इस बुक में जो चीज़ें अपडेट हुई हैं वो बहुत थोड़ी हैं, तो हमारे लिए इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाली। इसके साथ साथ मैं आपको इसकी आसान डिफाइंस भी बताऊंगा, तो आपने उसे राइट डाउन कर लेना है या मैं बोलूँगा तो आपने उसे सुनकर लिख लेना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम अल्लाह का नाम लेते हैं। जैसे ही हम इसका पहला चैप्टर खोलते हैं तो उसका नाम है फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स में हमने जाहिर बात है क्वांटिटीज़ को पढ़ना होगा। ऐसा ही ना कि जो क्वांटिटीज़ हम पढ़ेंगे, इर्द गिर्द हमारे जो क्वांटिटीज़ मौजूद हैं उस हवाले से हम बात करेंगे। इस बुक में बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी हुई हैं, जिसमें कुछ लाइट वर्ड्स, अच्छे अच्छे अल्फाज जैसे कि लव, अफेक्शन, फियर, इस तरह के वर्ड्स भी हम पढ़ेंगे। खैर, हम बेसिक से पहले स्टार्ट करते हैं। इस बुक के पहले पैराग्राफ में जो चीज़ आपको सबसे पहले इंडिकेट की गई वो बताया गया है कि इस दुनिया के फिजिकल वर्ल्ड में बहुत सारे फिनोमेनाज हैं, जैसे स्टार्स, मून, ओशंस, ये सब मौजूद हैं और इन सब का अपना अपना मज़हर है। तो जाहिर बात है, एक फिजिसिस्ट होने के नाते हमारा पहला काम होता है उसको इन्वेस्टिगेट करना। जैसे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब बैठे थे तो उन्होंने सोचा था कि ये मेरा खुदा कौन है, यानी अब उन्होंने देखा चांद को, फिर देखा चांद तो गरूब हो जाता है, सूरज को देखा सूरज भी गरूब हो जाता है, तो उन्होंने कहा ये खुदा नहीं हो सकता। हम इस इस्लामिक रिव्यू से भी जोड़ रहे हैं थोड़ा सा। पॉइंट ये है कि इन्वेस्टिगेशन इंसान की नेचर है, जिसने ढूंढना शुरू किया। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, मैंने कुछ हाईलाइट्स पॉइंट्स को हाईलाइट्स भी किया है कि इंसान ने इस दुनिया में मौजूद होने वाले अलग अलग चीज़ों को, सूरज की गुरूब होने को, निकलने को, मून्स को, ओशंस को, इन सब को इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। और जब उसने इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया तो एक एक स्टडी यूँ कह लो, या एक किताब, या एक नई चीज़ दुनिया में वजूद आई जिसका नाम था साइंसी इल्म, यानी कि साइंटिफिक नॉलेज। साइंटिफिक नॉलेज के अंदर हम जाहिर बात है किसी भी चीज़ को सबसे पहले ऑब्जर्व करते हैं। जब आप ऑब्जर्व कर लेते हैं कि हाँ ये क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या क्या इर्द गिर्द हो रहा है, फिर उस पर हम एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, कोशिश करते हैं एक्सपेरिमेंटेशन करने की। और उसके बाद हम एक थ्योरी पेश करते हैं, या तो थ्योरी के अलावा हम एक मुकम्मल लॉ पेश करते हैं। अगर वो थ्योरी साबित हो जाती है तो वो लॉ हो जाती है, साबित नहीं होती तो वो थ्योरी कहलाती है। और ऐसा इल्म हमारे लिए साइंस कहलाता है। चलिए इसे हम पढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले चीज़ लिखी हुई है कि द फील्ड of observation and experimentation to understand about the world around us is known as science। यानी साइंस क्या हुआ, वो इल्म जो हमें ऑब्जर्वेशन से हासिल हुआ और एक्सपेरिमेंट से हासिल हुआ। चलिए इसको हम आम जबान में देखते हैं। आपके इर्द गिर्द आपने नोट किया होगा कि अच्छा ऐसा करें, आप अपनी आंखें बंद करें और आंखें बंद करने के बाद अपने हाथ को ज़मीन पर दे के मारें, या हल्का हल्का बहुत ज़ोर से देके मारना, तो आपको महसूस होगा चीज़ सॉलिड है। पहले आपने सिर्फ उसे देखकर महसूस किया था, ऑब्जर्व किया था, ऑब्जर्वेशन की थी कि ये एक सॉलिड थिंग है। लेकिन जब आपने उसे टच कर लिया तो आपने एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव कर लिया कि ये एक सॉलिड है। इस तरह से अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को ऑब्जर्वेशन से और एक्सपेरिमेंटेशन से नॉलेज को हासिल करना कहलाता है, क्या कहलाता है, साइंस कहलाता है। यहाँ तक क्लियर हुई बात? हम आगे चलें। अब हमने बात करनी है कि इस दुनिया में मौजूद होने वाली जो ये साइंसी इल्म है, जाहिर बात है हम उसे लिखते हैं नंबर्स में लिखते हैं ना, तो ये एक्यूरेट फिगर्स में लिखते हैं। ठीक है, या इस तरह की किसी भी मेजरमेंट्स को जब हम इजहार करते हैं तो हम उसके लिए वैल्यूज़ का इस्तेमाल करते हैं। तो जाहिर है साइंसी इल्म को जाहिर करने के लिए हमारे लिए प्राइमरी थिंग क्या थी, एक्यूरेट मेजरमेंट्स थी। यानी हमने कह तो दिया कि सूरज ज़मीन से दूर है, कितना दूर है, सूरज ज़मीन के गिर्द गर्दिश कर रहा है, किस स्पीड से गर्दिश कर रहा है, कितनी रिवॉल्यूशन हो रही है, क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है। तो इन सारी मेजरमेंट्स को एक्यूरेट मेजरमेंट्स के अंदर लिखने के लिए भी हमें साइंसी इल्म की ज़रूरत थी। आप नोट करोगे मैं बहुत सारा उर्दू का वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंड ज़्यादा हो जाए, बेहतर समझ आ जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आई विल यूज़ इंग्लिश एज वेल व्हेन इट्स नीड। ओके ना, जब हमें इसकी ज़रूरत होगी तो हम इसको ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अच्छा अब हम आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको मैं पढ़ता हूँ, इस लाइन को, जो लाइन मुझे लगता है ना कि इस पैराग्राफ में इंपॉर्टेंट है, मैं उसको पढ़ूंगा। इन इन अदर सॉरी इन ऑर्डर टू ऑब्टेन
reliable results from the experiment, the primary thing is to make accurate measurement. जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें इस पूरी दुनिया को समझने के लिए या रिजल्ट्स को लिखने के लिए हमें प्राइमरी थिंग हमारे लिए क्या थी, एक्यूरेट मेजरमेंट्स थी। और जाहिर बात है एक्यूरेट मेजरमेंट्स के लिए हमें क्या चाहिए, क्वांटिटीज़ चाहिए। और क्वांटिटीज़ के लिए हम क्या करेंगे, इस चैप्टर को पढ़ेंगे। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस फिजिकल क्वांटिटीज, देयर मेजरमेंट्स एंड रिलेटेड कंटेंट्स। ओके, सो लेट्स गोना स्टडी इट। जाहिर बात है हमें क्वांटिटीज़ के बारे में बात करनी है। तो क्वांटिटीज़ कितनी तरह की होती हैं, क्वांटिटीज़ दो तरह की होती हैं। कितनी तरह की होती हैं, क्वांटिटीज़ दो तरह की होती हैं। एक होती है फिजिकल क्वांटिटी, एक होती है नॉन फिजिकल क्वांटिटी। चलें हम इसे पढ़ने से पहले इस बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिसको आप मैयर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मैयर कर सकते हैं। और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं, जिसको आप मैयर नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं, चलें कौन कौन सी क्वांटिटीज़ हैं। अगर मैं आपसे कहूँ इस पेंसिल की आपने लेंथ मालूम करनी है, क्या आप मालूम कर सकते हैं, हाँ आप मालूम कर सकते हैं। तो इसकी जो लेंथ आप निकालने लगे हैं, लेंथ, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसे आप मालूम कर सकते हैं। इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूँ लव, अफेक्शन, एंगर, क्या वो मालूम कर सकते हैं। किसी को कितना, अच्छा ये तो कह रहे थे हम आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं, और बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, मगर ऐसा आप उसे माप तो नहीं सकते ना। क्यों नहीं माप सकते, क्योंकि वो एक नॉन फिजिकल क्वांटिटी है। यानी आप नहीं कह सकते कि वो कौन सी क्वांटिटी है, यानी आप उसको मालूम नहीं कर सकते। तो ऐसी क्वांटिटीज को आप मालूम नहीं कर सकते, यानी मैयर नहीं कर सकते, वो क्वांटिटी कहलाती है नॉन फिजिकल क्वांटिटी। और ऐसी क्वांटिटी से आप मालूम कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। तो इसकी मैंने यहाँ डिफाइंस भी बाकायदा लिखी हैं, आप चाहें तो इसकी डिफाइंस लिख लें, क्योंकि यहाँ पर आपको इस पैराग्राफ में, इस बुक के अंदर मुझे जो लगता है, मेरे पर्सनल रिव्यू है कि आपको प्रॉपर डिफाइंस मौजूद नहीं है। तो आप प्रॉपरली डिफाइंस मैं आपको लिखवाता जाऊँगा हाथ की हाथ, और आपको मैं उससे रिलेटेबल वर्ड्स भी दिखाऊँगा, ताकि आप चाहें तो आप उसकी डिफाइन लिखने के बाद एक्सप्लेनेशन में वो वर्ड्स लिख सकें। ठीक है, तो आई विल नाउ जो है ना, अब मैं उसे बोलने लगा हूँ उस डिफाइन को, तो आपने उस डिफाइन को लिख लेना है। ठीक है, कहा था कि मैं आपको के अलग से भी डिफाइंस बताऊंगा। फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज, आर यू राइटिंग, लिखें लिखें, विच कैन बी measured, एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच कैन नॉट बी measured। तो ये इसकी प्रॉपरली डिफाइंस है। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे इस पैराग्राफ के अंदर से आपको क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं। ठीक है, यहाँ पर जो चीज़ें लिखी हुई हैं उसमें हम पहले जिक्र कर लेते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ का। अच्छा, ये कुछ क्वांटिटीज़ आपको दी हुई है, मैं आपको नाम बताता हूँ, जैसे कि लव, अफेक्शन, फेयर, विजडम, ब्यूटी, लेंथ, वॉल्यूम, डेंसिटी, टाइम। अच्छा मुझे आप बताएं कि इसमें से कौन सी आप मालूम कर सकते हैं। लव नहीं, वो तो आप मालूम ही नहीं कर सकते क्योंकि उसके लिए तो आप किसी से पूछेंगे ना कितनी मोहब्बत करते हो आप मुझसे, वो आगे से क्या जवाब देगा, बेइंतहा। बेइंतहा को आप मालूम नहीं कर सकते। ठीक है, इसी तरह से किसी पे आपको अफेक्शन है, या किसी से आप डरते हैं, या कहीं से आप विजडम, बहादुरी आपके अंदर है, तो भी आप मालूम नहीं कर सकते। बट लेंथ आप मालूम कर सकते हैं। ओ ब्यूटी रह गया ब्यूटी भी नहीं मालूम कर सकते। हाँ बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप मालूम कर सकेंगे। इसका मतलब ये है कि ऐसी क्वांटिटीज जिनको आप मालूम कर सकते हैं वो ही क्वांटिटीज़ फिजिकल कहलाती हैं। जैसे कि लेंथ हो गया, वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी हो गया, टेम्परेचर। अच्छा चलो हम बात करते हैं, टाइम को किससे मालूम करते हो। टाइम को मालूम करते हैं हम किससे, वॉच से, क्लॉक से। तो ये देखेंगे टाइम को मालूम करते हैं क्लॉक से। लेंथ को किससे मालूम करते हैं, लेंथ को मालूम करते हैं रूलर से। रूलर कहते हैं फुट को, फुट्टा वगैरह, जिसे आप आम जबान में भी कहते होंगे स्केल। अच्छा जी, मेजरिंग स्केल। इसी के अलावा थर्मामीटर से आप मालूम क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर मालूम कर सकते हैं। तो ये ऐसी क्वांटिटीज जिनको आप मालूम कर सकते हैं क्या कहलाती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। इसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है कि दोज द फाउंडेशन ऑफ फिजिकल रिस्क upon physical quantities through which the laws and principle of physics are expressed। अब जाहिर बात है यही वो क्वांटिटीज़ हैं जिनके ज़रिए से आप इस वक्त फिज़िक्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि ये फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। अगर फिज़िकल क्वांटिटीज़ ना हो, अगर आपके पास लेंथ ना हो, आपके पास टाइम ना मालूम कर सकें, आप जो है टेम्परेचर ना मालूम कर सकें, तो आप जाहिर बात है बहुत सारी दुनिया में होने वाले फिनोमिनाज हैं जिसको आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो इसीलिए इन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज़ पे ही ये पूरी दुनिया की जो फिजिक्स है वो ठहरी हुई है। जबकि इसी तरह से नॉन फिजिकल क्वांटिटीज मोस्टली हेल्प टू अंडरस्टैंड एंड टू एनालिसिस ह्यूमन बिहेवियर, इमोशंस एंड सोशल इंट्रैक्शंस। यानी कि आपके इर्द गिर्द जो होने वाले इंट्रैक्शंस होते हैं, आपकी इमोशंस होते हैं, उसको जो आपकी
क्वांटिटीज जाहिर कर रही होती हैं वो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, उनको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, एक्सप्रेस तो कर सकते हैं बट आप उनको मैयर नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम बात करेंगे कि फिजिकल क्वांटिटीज की फर्दर दो टाइप्स हैं, एक होती है बेस क्वांटिटीज, एक होती है ड्राइव क्वांटिटीज। चलें इस बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, आपको बता रहा था हम बात करने वाले हैं बेस क्वांटिटीज एंड ड्राइव क्वांटिटीज की, यानी ये ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जो कि फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिसकी बुनियाद पर फिजिक्स को हम डिस्क्राइब करते हैं। चलिए एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ आपको। ठीक है, एक छोटी सी एग्जांपल। ये है एक पेज, यहाँ पर एक डायग्राम है। अब मैं सिर्फ एक नॉर्मल एग्जांपल दे रहा हूँ। अब देख रहे हैं ये एक टेबल है, दिख रही है? इस टेबल की ये क्या है, ये इसकी बेस है ना, इस पर ये पूरी टेबल खड़ी है, ऐसा है कि नहीं? अगर किसी वजह से मैं इस बेस को हटा दूँ तो क्या ये टेबल स्टैंड कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। यानी कि बेस क्वांटिटीज भी इस टेबल की इस बेस की तरह ही होती हैं, यानी ऐसी क्वांटिटीज होती है जिनकी बेस पर दूसरी क्वांटिटीज बनती हैं। बात समझ में आई? और ये क्वांटिटीज टोटल होती हैं 7। कितनी होती हैं? 7। टोटल 7 क्वांटिटीज, यानी ऐसी क्वांटिटीज जिनकी बुनियाद पर दूसरी क्वांटिटीज बनती हैं। सच क्वांटिटीज ऑन base quantities are the quantities on the base of which other quantities are expressed, यानी कि जिस पर दूसरी क्वांटिटीज को आप एक्सप्रेस कर सकते हो। और इसी तरह से जो ड्राइव क्वांटिटीज होंगी वो किससे ड्राइव हो रही हैं? वो हो रही हैं बेस क्वांटिटीज से ड्राइव। तो ये कौन सी क्वांटिटीज होती हैं? दैट क्वांटिटीज दैट आर एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ बेस क्वांटिटीज। ये है हमारी ओल्ड डिफाइंस, यानी कि पिछली बुक की हम डिफाइंस याद की थी हमने, लेकिन अब हम जाहिर बात है आपके पास एक नया पैराग्राफ है और एक नई बुक है, तो हम एक नई डिफाइन भी पढ़ेंगे जो कि आपकी बुक में भी मौजूद है, मगर हम उसे थोड़ा सा बेटर वे में भी पढ़ेंगे और मैं आपको वो लिखवाऊंगा भी। अगर आप वो बेटर समझते हैं तो वो लिख लें, और प्रीवियस वाली जब भी मैंने पढ़ी है वो समझते हैं तो वो लिख लें, आपको जो बेहतर लगती है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, out of these the scientists have selected ability to some quantities to play a key role, they are called base quantities, यानी ऐसी क्वांटिटीज जिन्होंने बहुत ही अहम किरदार अदा किया है। कौन सी? लेंथ, ठीक है, थिकनेस, मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, टाइम, टेम्परेचर, टोटल 7 क्वांटिटीज जिन्होंने बहुत अहम किरदार अदा किया। इसको मैं आपको मॉडिफाई करके लिखवाता हूँ। बेस क्वांटिटीज आर द क्वांटिटीज से लिखें इन फिजिकल क्वांटिटीज एक्सप्रेस इन फिजिकल यूनिट्स। दोबारा मैं बताता हूँ, आपको शायद समझ ना आई हो। बेस क्वांटिटीज इज अ फिजिकल क्वांटिटीज एक्सप्रेस्ड इन बेस यूनिट्स। ठीक है, इसी तरह से अब हम बात करेंगे ड्राइव क्वांटिटीज कौन सी होती हैं। ड्राइव क्वांटिटीज वो होती हैं जो बेस से निकलती हैं, यानी बेस से बनी होती हैं। चलो एक एग्जांपल मैं समझाता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर स्पीड। स्पीड किसके बराबर है? डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस एक बेस यूनिट है, टाइम एक बेस यूनिट है। दो बेस यूनिट मिलकर क्या बना रहे हैं? एक ड्राइव यूनिट बना रहे हैं। बात समझ में आई? यानी बेस क्वांटिटीज मिलकर क्या बना रही हैं? ड्राइव क्वांटिटीज बना रही हैं। तो ऐसी क्वांटिटीज जो बेस क्वांटिटीज से बनती हैं वो कहलाती हैं ड्राइव क्वांटिटीज। इसके बारे में लिखें, ड्राइव क्वांटिटीज इज कंप्यूटेड फ्रॉम 2 और मोर बेस यूनिट्स। अगर ये डिफाइन आपको सही नहीं लगती तो आप यहां से भी लिख सकते हैं, ऑल द क्वांटिटीज विच कैन बी डिस्क्राइब इन टर्म ऑफ 1 और मोर बेस क्वांटिटीज इज कॉल्ड ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज। बात समझ में आई? ऐसी क्वांटिटीज जिनके बुनियाद पर दूसरी क्वांटिटीज बनती हों वो कहलाती हैं बेस क्वांटिटीज, और जो दूसरी क्वांटिटीज बनी है वो कहलाती हैं ड्राइव क्वांटिटीज। नेक्स्ट टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटीज। यानी सबसे पहले हमने देखा फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है, फिर हमने देखा फिजिकल क्वांटिटीज दो तरह की होती हैं, बेस एंड ड्राइव। उसके बाद हम देखेंगे कि हम फिजिकल क्वांटिटीज को मालूम कैसे कर सकते हैं। मगर मालूम करने से पहले हम ये तो जान लें कि फिजिकल क्वांटिटीज दिखती कैसी हैं, असल में वो दिखाई कैसी देती हैं, और उसको लिखते किस तरीके से हैं। तो हम पहले से थोड़ा सा उसके ऊपर बात करेंगे और फिर हम मेजरमेंट्स के ऊपर जाएंगे। बात समझ में आ गई है? यानी सबसे पहले हम बात करना चाहते हैं। अच्छा एक बात बताएं, पहले वक्त में या अभी भी अक्सर ऐसा लोग करते हैं, पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा करते हैं कि आपने मालूम करनी होती लंबाई, आपके पास इंची टेप नहीं है, आपके पास फुट नहीं, आप क्या करते हैं 1 फुट 2 3 इस तरह से करते हैं ना, हाथ से नापते हैं। लेकिन मुझे क्या एक बात का जवाब दें कि आपने जो 7 फुट नापा, क्या किसी छोटे हाथ वाले शख्स ने नापने के वो 7 फुट बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता ना।
इसीलिए ऐसी मेजरमेंट्स बनाई गई, ऐसी एक चीज़ें बनाई गई, मीटर रॉड बनाया गया, मीटर रूल बनाया गया, इंच टेप बनाई गई, ताकि आप बेटर मेजरमेंट्स कर सकें। यहाँ तक आपको बात समझ में? ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर ये इसका चीज़ का जिक्र मौजूद है जो मैंने अभी आपको बात बताई। अच्छा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूनिट्स क्या होते हैं। क्या होते हैं? यूनिट्स क्या होते हैं कि किसी भी चीज़ को मालूम करने का एक जो स्टैंडर्ड होता है ना, वो उसका यूनिट कहलाता है। अब इस बारे में हम बहुत आगे जाके पढ़ेंगे एसआई यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स के बारे में। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यूनिट क्या होता है। यहाँ लिखा हुआ है द स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट इज नॉन एज यूनिट। आप डिफाइन लगा सकते हैं कि स्टैंडर्ड जो आप मालूम करते हैं, यानी कि आप मिसाल के तौर पर, मिसाल ले रहा हूँ अभी सिर्फ 1 किलो चीनी लेने गए बाजार, तो जो किलो चीनी आप लेने गए, किलो, वो आपको कहलाता है यूनिट। मैं आपको समझाता हूँ। आप किसी चीज़ को मालूम करते हैं या किसी चीज़ खरीदने जाते हैं, आप चीनी लेने जाते हैं मिसाल तो आपने कहा मुझे 1 kg चीनी चाहिए, ठीक है, तो केजी का क्या है आपका यूनिट है। 1 मीटर, मीटर क्या है इसका यूनिट है, ठीक है। 1 सेकंड, सेकंड क्या है इसका यूनिट है। अभी ये बहस नहीं है कि सेकंड या मीटर या किलो ये एक ड्राइव क्वांटिटी है यानी या फिर बेस क्वांटिटी है, इस पर अभी हम बात नहीं कर रहे, इस पर हम आगे थोड़ा सा जाके बात करेंगे। लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ इतना समझा रहा हूँ कि ये क्या है, एक यूनिट है। अच्छा, अच्छा, अब इस यूनिट के अंदर एक कमाल की बात देखो। अगर आप बाजार गए हो और आपने जाके सामने वाले को बताया कि आपको 5 किलो चीनी चाहिए, तो आप ऐसे बोलेंगे ना, मुझे 5 किलो चीनी चाहिए, 5 kg चीनी चाहिए। क्या आप उसे सिर्फ इतना कहें कि मुझे केजी चीनी चाहिए, क्या वो बात समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा ना। या आप उसे कहें सिर्फ मुझे 5 चाहिए, क्या उसे समझ आएगी बात की? नहीं आएगी ना। यानी कि एक यूनिट जो होता है वो दो चीज़ों पर इस्तेमाल होता है, यानी दो चीज़ों पर मुश्तमिल होता है बेसिकली। यानी एक तो उसके साथ मेजरमेंट भी लिखी होगी और साथ यूनिट भी लिखा होगा, तभी वो पूरी की पूरी वैल्यू क्वांटिटी आपको समझ में आएगी। दोबारा समझाता हूँ आपको, यहां से समझाता हूं। अब मेजरमेंट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। एक मेजरमेंट से कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट होते हैं। अ नंबर, एक तो नंबर हो गया, एंड अ यूनिट दूसरा क्या हो गया? यूनिट हो गया। दोबारा समझो, देखो दोबारा। 5 kg, 5 क्या हो गया? नंबर हो गया। केजी क्या हो गया? यूनिट हो गया। यानी एक मेजरमेंट के अंदर दो चीजों का होना लाजमी है। अगर एक नहीं है तो वो दूसरी चीज उसके लिए क्या होगी? मीनिंग लेस होगी। इसे पढ़ते हैं। अ मेजरमेंट विदाउट यूनिट इज मीनिंग लेस। बात समझ में आई? चलें, अब हम पढ़ेंगे कि इस यूनिट के बारे में सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट क्या कहता है। यानी हमने इस यूनिट तो पढ़ लिया कि यूनिट क्या होता है। अब सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट क्या हुआ, अब मैं आपको समझाता हूँ। ऐसा हुआ कि एक शख्स चाइना में बैठा है, ठीक है, और एक शख्स अमेरिका में बैठा है, और एक शख्स पाकिस्तान में बैठा है, एक शख्स इंडिया में बैठा है। खैर इंडिया पाकिस्तान तो आप छोड़ दो, इनकी तो कुछ आपको समझ ही नहीं आएगी ना कि इनमें यूनिट्स का क्या हिसाब है, क्योंकि ये लोग तो अल्लाह के हवाले चलते हैं, यूनिट्स में नहीं चलते। लेकिन फिर भी हम बात कर रहे हैं जनरली, ठीक है। तो अब ये 4-5 अलग अलग शख्स बैठे हैं। अगर ये एक चीज दूसरे को भेज रहे हैं, अगर मिसाल के तौर पर ये यहाँ से आप 1 किलो चीनी लेते हैं और आप दूसरे मुल्क में भेजते हैं और वहां पर यूनिट किसी और अंदाज में बोले जाते हैं, यूनिट का कोई और सिस्टम होता है, तो क्या आपको लगता है उतनी ही अमाउंट दूसरे तक पहुंच पाएगी? नहीं पहुंच पाएगी ना। तो इस मसले के लिए मुख्तलिफ कंट्रीज यानी यूएसए, रशिया, चाइना और सारी कंट्रीज मिलके बैठी और उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि चलो ऐसा करते हैं, इत्तेहाद कर कर एक इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट बनाते हैं। यानी ऐसा यूनिट सिस्टम जो हर जगह चले। यानी चीनी अगर किलो पाकिस्तान में मिल रही है तो चीनी किलो ही अमेरिका में मिलेगी, चीनी किलो ही चाइना में मिलेगी। समझ आ रही है? यानी एक यूनिट सिस्टम बनाते हैं। उस यूनिट सिस्टम के लिए इन्होंने 10 कॉन्फ्रेंसेस की, मगर एक भी मुल्क ये मानने को तैयार नहीं था, बड़ा मुल्क यानी कि रशिया जैसे, चाइना या अमेरिका, कि हमारा यूनिट एक्सेप्ट कर लिया जाए। यानी कि वो चाहते कि हमारे मुल्क की यूनिट तमाम मुल्कों में चले। बट फिर एंड में क्या हुआ? 11th जनरल कॉन्फ्रेंस होती है। क्या हुई? 11th जनरल कॉन्फ्रेंस होती है और उस कॉन्फ्रेंस में ये डिसाइड होता है कि ठीक है, एक खास किस्म के यूनिट्स बनाए जाएंगे। 1961 की बात है। कब की बात है? 1961 की। और जबकि 1960 में यहाँ क्या हो रहा था और वो सब जानते हैं, 1965 में हमारे पास क्या हो रहा था वो सब जानते हैं। लेकिन 1961 में क्या हो रहा था पूरे ममालिक में कि एक सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट बनाया गया। ये मैंने जो तारीखें आपको बताई हैं इसलिए बताई ताकि आपको बस ये बात याद रहे। 1961 में 11th कॉन्फ्रेंस थी। कौन सी? 11th कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें एक इंटरनेशनल सिस्टम बनाया गया यूनिट्स का, जिसका नाम रखा गया एसआई यूनिट सिस्टम। ठीक है।
द इंटरनेशनल कमिटी on weight and measurement in 1961 recommended the use of a system consisted of 7 base units known as International System of Units, एब्रीवेशन एज एसआई यूनिट्स। यानी कि जो तमाम ममालिक ने मिलकर एक एसआई यूनिट का सिस्टम बनाया, उसमें उन्होंने कितनी क्वांटिटीज के बारे में बात की? 7 क्वांटिटीज। मैंने आपको पहले बताया था बेस क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? ऐसी क्वांटिटीज जिसकी बुनियाद पर दूसरी क्वांटिटीज बनती हैं। तो वो जो 7 यूनिट्स थे, वो जो 7 क्वांटिटीज थी, वो डिसाइड की गई। और वो ये आप देख सकते हैं, वो 7 क्वांटिटीज कौन सी थी? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये सारी की सारी कौन सी क्वांटिटीज हैं? बेस क्वांटिटीज हैं। और ये सब किस में डिसाइड की गई? ऐसा यूनिट। उसका क्या फ़ायदा हुआ? इसका फ़ायदा ये हुआ कि मालिक में अब कहीं भी आप जाएं तो वहाँ पर एक ही निज़ाम चलता है यूनिट्स का, और आपको उसमें फ़ायदा होता है। चलिए इस पर थोड़ा सा फ़नी बात कर लेते हैं। पाकिस्तान में आप जो दूध लेते हैं वो कैसे लेते हैं? किलो में लेते हैं ना। लेकिन आप ये देखें, पानी या लिक्विड को हमेशा लीटर में नापा जाता है, लीटर इसका यूनिट है। लेकिन पाकिस्तान, मैंने कहा ना, पाकिस्तान और इंडिया ये अपने असूलों पे चलते हैं, इनका कोई तुक नहीं बनता किसी चीज़ का। तो दिस इज़ क्वाइट वेल फनी। लेकिन असल में हम बोतल भी लेते हैं तो लीटर में लेते हैं। 1 लीटर पेप्सी, 1 लीटर कोक, तो लीटर इसका बेसिक यूनिट होता है। तो यूज ऑफ एसआई मेजरमेंट्स हेल्प ऑल द साइंटिस्ट टू शेयर एंड कंपेयर देयर ऑब्जर्वेशन एंड रिजल्ट इजीली। ये इसका यूज है, तो ये आप लाजमी पॉइंट आउट करेंगे, इसका क्या है? यूज है। अच्छा, ड्राइव यूनिट्स और बेस यूनिट्स क्या होते हैं? ऐसे, अच्छा मैं आपको ना इसकी इजी डिफाइन लिखवा रहा हूँ, इसे लिख लें। बेस यूनिट्स आर दोज यूनिट्स, बेस यूनिट्स आर दोज यूनिट्स दैट डिस्क्राइब बेस क्वांटिटी। जो बेस क्वांटिटी को जाहिर करते होंगे वो कौन से कहलाते हैं? बेस यूनिट कहलाते हैं। और इसी तरह से ड्राइव यूनिट्स आर दोज यूनिट्स दैट डिस्क्राइब ड्राइव क्वांटिटीज। यानी जो ड्राइव क्वांटिटीज को जाहिर कर रहे हैं वो कौन से यूनिट्स कहलाएंगे? ड्राइव यूनिट्स कहलाएंगे। यहाँ तक आपको बात समझ में आई? लेकिन यहाँ आपकी बुक में ड्राइव यूनिट्स के हवाले से एक डिफाइन और भी दी हुई है, आप चाहें तो वो बेहतर है तो वो लिख लें। मेरे नज़दीक ये भी ज़्यादा बेहतर है जो मैंने बताई है, और ये भी जो यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, शुरुआत में लिखा हुआ बेस यूनिट्स कांट बी ड्राइव फ्रॉम वन अनदर। यानी कि बेस यूनिट्स ऐसे यूनिट्स हैं जो अपने आप से भी ड्राइव नहीं होते, यानी इनसे दूसरी क्वांटिटीज बनती हैं, ये खुद किसी क्वांटिटीज से नहीं बनते। ठीक है ना। एंड नाइदर कैन दे रिजॉल्व इनटू एनीथिंग मोर बेसिक, और ना ही ये और बेस बना सकते हैं, सिर्फ ड्राइव क्वांटिटीज बना सकते हैं। ठीक है। वाइल द यूनिट्स ऑफ ड्राइव क्वांटिटीज सच एज स्पीड, एरिया, वॉल्यूम, फोर्स। अब जिसमें मैंने अभी आपको बताया था, देखो ये एरिया है, एरिया बराबर है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। ठीक है। अब ये देखें, लेंथ मीटर से जाहिर होता है और ये भी मीटर से जाहिर होता है, क्या बन गया? मीटर स्क्वायर। अब ये जो क्वांटिटी आपके पास है ये ड्राइव है, क्योंकि ये दोनों क्या थे? बेस थे। तो यानी बेस से क्या बन रही हैं? ड्राइव क्वांटिटीज बन रही हैं। समझ में आई बात? इसी को देखना, यहाँ लिखा होगा द यूनिट्स विच कैन बी एक्सप्रेस, वो यूनिट जिनको आप एक्सप्रेस कर सकते हैं इन द टर्म ऑफ बेस यूनिट्स। यानी बेस यूनिट्स की बुनियाद पर आप जिस यूनिट को बना रहे हो वो कौन सी यूनिट है? वो ड्राइव यूनिट है। ये इसकी डिफाइन है ड्राइव यूनिट्स की। आप चाहें तो ये डिफाइन कर सकते हैं, चाहे तो इससे प्रीवियस मैंने जो आपको बताई है आप वो लिखकर भी कर सकते हैं। ठीक है। और ये सारी क्वांटिटीज, एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, फोर्स, प्रेशर, इलेक्ट्रिक चार्ज और प्लेन एंगल, ये सारी क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज हैं? ये सारी की सारी क्वांटिटीज ड्राइव यूनिट्स हैं। समझ आ रही है बात की? ये ड्राइव यूनिट्स हैं, और ये वाले जो यूनिट्स हैं ये हैं बेस यूनिट्स। इनसे ये यूनिट्स बनते हैं। दोबारा आपको बात समझ में ना आई हो तो आप ये देख सकते हैं कि एरिया, उसका यूनिट था मीटर, अल्हम्दुलिल्लाह, मीटर स्क्वायर। और ये कैसे बना वो अभी मैंने आपको बताया। ठीक है। तो ये कौन सा यूनिट है? ये ड्राइव यूनिट है। और किससे मिलकर बना? मीटर से मिलकर बना। और ये देखें, मीटर कौन सा यूनिट था? ये बेस यूनिट था। तो नहीं, बेस यूनिट से मिलकर कौन सा यूनिट बन रहा है? ड्राइव यूनिट बन रहा है। बहुत ही आसान बुक है, बहुत ही आसान टॉपिक्स हैं, बहुत ही इजी हैं। अभी तक मेरी एक बात भी ऐसी नहीं थी जो बहुत मुश्किल हो, और मैंने बाकायदा कोशिश ये की है कि हर टॉपिक्स में से जो मेन बात है वो आपको बताऊं, ताकि आपके लिए बोरियत ना हो, आपके लिए इतना मुश्किल ना हो, चीज़ें आपके लिए कदर आसान हो पढ़ना। मेन डिफाइंस मैंने आपको बताई ताकि आपके लिए डिफाइंस लिखना ईजी हो जाए। अब हम बात करने वाले हैं प्रीफिक्सेस के बारे में, साइंटिफिक नोटेशन के बारे में और एसआई यूनिट के बारे में। लेकिन उसे करने से पहले मैं आपको एक चीज़ सिखाऊंगा, और आपने पूरी कंसंट्रेशन के साथ वो चीज़ सीखनी है। सिर्फ 2 मिनट आप मुझे अपनी ईमानदारी से देंगे, उसके बाद आप खुद इसके न्यूमेरिकल्स भी, इन तीनों के न्यूमेरिकल्स भी खुद कर पाएंगे, इन तीनों के शॉर्ट क्वेश्चंस भी खुद कर पाएंगे।
यू डोंट इवन नीड टू रीड फुल पैराग्राफ ऑफ दीज 3 टॉपिक्स। आप सिर्फ 2 मिनट की तवज्जो दें तो ठीक है। चले, मैं आपसे तवज्जो मांग रहा हूँ तो आपने इंसान की तरह तवज्जो देनी है, ठीक है ना। देखो जरा, जैसे मैं आपको एक वैल्यू देता हूँ 5000, ठीक है। ये आपने भी अभी करके देना है मुझे, ठीक है ना। ये मैं पहले एक करके आपको दे रहा हूँ। सबसे पहले आप इसे साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे? साइंटिफिक नोटेशन। किस में कन्वर्ट करेंगे? साइंटिफिक नोटेशन। उसका मतलब होता है 10 की पावर में लिखेंगे। चलो देखते हैं। पहले ना, आपने कभी लिडो खेली हो? लिडो खेली ना, तो लिडो खेलने में क्या होता है, आपने एक गोटी एक जगह पे रखी, यानी कि आपने एक पॉइंट रखा, यहाँ रख लिया। अब काउंट करेंगे इसके बाद कितने जीरो हैं पॉइंट रखने पर, 1 2 3, ठीक है। अब आप लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, यानी कि जितने जीरो होंगे पॉइंट के बाद, जितनी रकमें होंगी उतनी रकमों के आपने नंबर यहाँ पे लिख देना है। ये आपका साइंटिफिक नोटेशन है। दोबारा समझा रहा हूँ, एक चीज़ देख लें। 1 2 3 4 5 6 7, ओके। अब देखो, 2 के बाद पॉइंट लगा दिया, 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर, कितने जीरो थे, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 7 लिख दिया। इसे क्या कहेंगे? साइंटिफिक नोटेशन। आई एम अगेन सेइंग, ठीक है। एक और एग्जांपल कर लेते हैं, जैसे मैं लिख देता हूँ ये 3000। इसको कैसे लिखेंगे? 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4, नहीं 3, ठीक है। समझ आई ना बात की? चलो, इसे कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन, 10 की पावर में लिखना। 10 की पावर में लिखना, यहां तक बात समझ आ गई है? 10 की पावर में लिखना, इसे क्या कहते हैं? साइंटिफिक नोटेशन। चलो, ये अलग चीज हो गई। अब हम पढ़ेंगे प्रीफिक्सेस। क्या पढ़ेंगे? प्रीफिक्सेस। अब जरा देखो, मैं आपसे कहता हूं 3000 ग्राम, एक मैंने आपको वैल्यू दे दी, ठीक है। आपने उसे पहले साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना। 3000 यानी 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 ग्राम। कोई मसला, कोई इश्यू नहीं ना। चलो, अब आप ये देखो, ये जो 10 की पावर 3 है, अगर हर जगह पे कहोगे 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 ग्राम, 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 ग्राम, तो ये काफ़ी ऑड और ऑकवर्ड लगता है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, इनके ना नंबर्स की बुनियाद पर कुछ सैम्पल्स रख दिए। यहाँ तक बात समझ में आई? मैं समझाता हूँ। जैसे ये देखें, ये आपके पास टेबल बनी हुई है, इस टेबल्स की बुनियाद पे नंबर रख दिया। देखो 10 की पावर 3 का मतलब क्या है? के। क्या है? के। ऐसा है कि नहीं? तो मैंने क्या कर दिया, 10 की पावर 3 की जगह पे क्या लिख दिया? के, यानी किलो, यानी 3, इसकी जगह पे लिख दिया किलो, और ये हो गया ग्राम, 3 kg। यहाँ तक बात समझ में आई है? दोबारा समझाता हूँ। जैसे मैंने आपको कहा 3000 मीटर, 3 की जगह मैं 6 कर लेता हूँ आपके लिए। तो 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 मीटर। 10 की पावर 3 कहाँ था? ये था किलो का सिंबल, इसलिए लिख दिए 6 किलो मीटर। अब ये वर्ड, ये अच्छा, ये जो मीटर था, मीटर क्या है? यूनिट है। मीटर क्या है? अभी से पहले हम पढ़ चुके हैं, मीटर क्या है? यूनिट है। इस यूनिट से जो पहले लफ्ज आया है, देख रहे हैं, इससे पहले जो लफ्ज आया है, इसे कहते हैं प्रीफिक्स। दोबारा समझा रहा हूं, एक दफा फिर देखें। 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 मीटर। 10 की पावर 6 था यहाँ पर मेगा, यानी 6 मेगा मीटर। ये है यूनिट। और इससे पहले जो वर्ड आया वो क्या कहलाता है? प्रीफिक्स। बात समझ में आई? तो अब जरा देखिएगा प्रीफिक्स की डिफाइन। प्रीफिक्सेस आर द वर्ड्स, ये वो अल्फाज हैं और सिंबल्स, और वो सिंबल्स हैं एडिड बिफोर एसआई यूनिट, जो एसआई यूनिट से बिफोर यानी के पहले आते हैं। तो ऐसे तमाम अल्फाज क्या कहलाते हैं? प्रीफिक्सेस कहलाते हैं। तो अब आपके पास कोई भी प्रीफिक्स आएगा तो आप खुद उसका प्रीफिक्स भी बना पाएंगे ना। और इसी तरह से अब आपके पास साइंटिफिक नोटेशन, ये देख रहे हैं आप, ये आपको नजर आ रहा होगा साइंटिफिक नोटेशन, यानी इसका कोई सवाल आएगा तो आप साइंटिफिक नोटेशन में भी कन्वर्ट कर लेंगे। और करने के बाद, और जो यूनिट उसके आखिर में था, हमने पहले पढ़ चुके हैं, वो उसका कौन सा कहलाता है? एसआई यूनिट कहलाता है। 3 टॉपिक्स एक साथ हो गए। अब हम जरा इसको और थोड़ा सा पहले डिटेल से देख लेंगे, लेकिन आपको यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए ना। कुछ प्रीफिक्सेस मैं बता रहा हूँ जो आप निशान लगा लें, जैसे नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी, किलो, मेगा।
ये कुछ जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज़ होने वाले हैं, बाकी को आप इग्नोर कर सकते हैं। इनकी वैल्यूज़ को आपने याद रखना है। सेंटी बराबर है 10⁻³ इसी तरह से मिली बराबर 10⁻, मिली बराबर 10⁻3, सेंटी बराबर 10⁻²। तो इनकी वैल्यूज़ को आपने याद रखना है। अच्छा, एक और चीज़ है साइंटिफिक नोटेशन में जो मैंने आपको नहीं बताई, वो भी देख लें कि अगर जैसे मिसाल के तौर पर 5000 था तो हमने कन्वर्ट किया 5 × 10⁻³ लेकिन अगर इसी की जगह पर लफ्ज़ हो 0.005 तो कैसे करेंगे? इसी को बिल्कुल वैसे ही करेंगे, पहली रकम के बाद अशारिया 5 × 10। अब ये देखेंगे हम कितना हिंस से पीछे गए। ये देख रहे हैं आप कितना हिंस से पीछे गए। ये देखो, एक हिस्सा पीछे गए इससे और दूसरा हिस्सा पीछे गए, यानी इस अशारिया और इस अशारिया के दरमियान में कितने हिस्से हैं? दो है ना। तो आप लिखेंगे यहाँ 2। आपको एक चीज़ सिखाई थी साइंटिफिक नोटेशन में, उसमें मैं आपको कोई चीज़ और भी सिखा रहा हूँ, वो भी सीख लें। अगर तो मिसाल के तौर पर जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि वैल्यूज़ में ज़ीरो को हम इस तरफ काउंट करेंगे, इस तरफ, तो रकम हमेशा प्लस में काउंट होती है, और जब इस तरफ यानी नंबर लाइन के इस तरफ काउंट करेंगे तो माइनस में। ये आपने नंबर लाइन पढ़ा होगा, जीरो के इस तरफ सारी पॉजिटिव वैल्यू, इस तरफ सारी नेगेटिव वैल्यू। एक बार फिर देख लेते हैं। 5000 है, इसको कैसे लिखेंगे? 5 × 10 की पावर, या शायद में कितने हिस्सा आ गया था? 1 2 3, तो ये किस में आ गया? प्लस में। इसी की जगह पे अगर वैल्यू हो 0.0005 तो कैसे लिखेंगे? दोबारा देख लें, दोबारा समझा रहा हूँ। पहले के बाद अशारिया, और अब देखेंगे 5 × 10 की पावर कितने इनसे पीछे गए हैं? 1 2 3 4। अब आप कहेंगे सर ये वाला क्यों नहीं गिना? तो मैं आपको कहूँगा बेटा यहाँ अशारिया है, आपने एक अशारिया से लेकर दूसरे अशारिये के दरमियान में काउंट करना होता है, ना उससे पीछे ना उससे आगे। तो कितने इनसे थे? 1 2 3 4, तो ये हो गया -4। चले मैं आपको आपकी बुक से दिखाता हूँ। यहाँ पे एक वैल्यू लिखी हुई 0.00004, 0.00004। कैसे लिखेंगे इसे? 4 × 10 की पावर 1 2 3 4 5 -5, क्योंकि इस तरफ गए। ये देखें 4 × 10 की पावर -5, यानी कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपकी बुक में ना हो और मैं समझा रहा हूँ। एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन योर बुक। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन की पहले मैं आपको एक डिफाइन लिखवा देता हूँ, आप लिख लें। अगर आप नहीं चाहते वहां से लिखना तो मैं यहाँ से भी निशान लगवा दूंगा, बट यहाँ से निशान लगवाने पर मेरा दिल चाहता है कि आपको मैं अलग से भी लिखवा दूँ, ठीक है। इन साइंटिफिक नोटेशन लिखें, इन साइंटिफिक नोटेशन अ नंबर इज एक्सप्रेस एज सम पावर ऑफ 10 मल्टीपल बाय नंबर बिटवीन 1 and 10। ये है इसकी प्रॉपर ऑथेंटिक डिफाइन जो मेरे नज़दीक है। बट फिर भी आप अगर चाहते हैं यहीं से ही लिखना तो ये देखें, इट इज़ द शॉर्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर। अभी मैंने आपको सिखाया ना साइंटिफिक नोटेशन में, एक बहुत बड़ा नंबर था और उसको आपने बहुत छोटे तरीके से लिख लिया। अगर मैं आपको कहूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो आप कैसे लिखो? 5 × 10 की पावर 13। तो आपने बहुत बड़े नंबर को एक छोटी सी फॉर्म में लिख लिया, और किस फॉर्म में लिखा? 10 की फॉर्म में लिखा ना, 10 की पावर में। और फिर उसके बाद सीधा ये वाली लाइन को आप अंडरलाइन करेंगे, देयर डेसिमल प्लेस आर मोर कन्वीनियंटली एक्सप्रेस एज पावर ऑफ 10। तो यानी कि आप चाहे तो ये डिफाइन लगा लें, चाहे तो वो कर लें। आपको साइंटिफिक नोटेशन कन्वर्ट करना आ गई है। अब आपके सामने ये सवाल मौजूद हैं, आप इसे खुद कन्वर्ट करके देखें, और आपको नहीं आते तो आप मुझे बताएं, मैं आपको कन्वर्ट करके दे दूंगा। इसी उसमें आपको एक MCQs भी दिया गया है, बहुत अच्छा MCQs है। द एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द सन टू द अर्थ इज 13 करोड़ 80 लाख किलोमीटर, और उन्होंने इसको कन्वर्ट करके दिया। तो ये आपके पास डिस्टेंस में MCQs भी आ सकता है, ठीक है। तो इस हवाले से फर्दर और गाइडेंस चाहिए तो यू कैन आस्क टू मी एंड आई विल furtherly explain all the topics that you want to learn. Okay, in any problem you can ask to me. I will reply to you. Okay, so like, comment and share, and I will tomorrow start the second lecture of mine, in which I will try to solve every of your problem, or I will teach you the other topics as well. Thank you. Assalamu alaikum.